तकरीबन 2.5 मिलियन साल तक इंसान शिकार और दरख्तों वगैरह से फल पत्ते तोड़कर ही खाता रहा है। मगर आज से 10,000 साल पहले ये बदल जाता है जब इंसान अपना वक्त और मेहनत कुछ जानवरों की स्पीशीज और प्लांट पर सर्व करते हैं। तलुए आफ्ताब से गुरूबे आफ्ताब तक इंसान फसलें काश्त करते, इनको पानी देते, बीज बोते और जानवरों को चारा भी डालते। उन्हें लगता है ऐसा करने से वो ज्यादा अनाज, फल और गोश्त हासिल कर पाएंगे। ये इंसानी तरीक का बहुत बड़ा इनकलाब था जिसे आज हम एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन यानी ज़रूरी इनकलाब के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब सरवर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन यानी ज़रूरी इनकलाब के बारे में। ज़राअत की तरफ रुझान 8500 से 9500 BC में शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत जुनूब मशरकी तुर्की, मगरबी ईरान और लेवियन जो कि फ़लस्तीन, लेबनान, सीरिया और इराक के कुछ इलाके हैं वहां से हुई थी। शुरुआत में काश्तकारी का अमल सिर्फ इन्हीं इलाकों में था, बाद ये पूरी दुनिया में पाया जाने लगा। या यूं कहिए कि पहले स्कॉलर्स का मानना था कि ज़राअत मिडल ईस्ट से शुरू हुई, बल्कि अब स्कॉलर्स का कहना है कि इसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, बल्कि आइस एज के ख़त्म होने के बाद मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरीकों से खुद मुख्तार तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी। जैसे कि सेंट्रल अमेरिका में मौजूद लोगों ने मकई और बीन्स की काश्त की, जबकि इनके इल्म में भी ना था कि मिडल ईस्ट में कहीं पर गंदम की काश्त भी जारी है। इसी तरह जनूबी अमेरिका में आलू और अलामास की काश्त की जाती, तो वहीं दोस्तों हमारे हमसाय मुल्क चाइना में चावल और बाजरे की काश्त की जाती। जबकि शुमाली अमेरिका में पम्पकिन्स, न्यू गिनीस में गन्ने और केले और मगरबी अफ्रीका में अफ्रीकन किसानों ने जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए अफ्रीकन बाजरा, अफ्रीकन चावल, सरगम और गंदम की काश्त की। दोस्तों, इस अमल के साथ ही इंसानों ने न सिर्फ प्लांट स्पीशीज पर अपना कंट्रोल दिखाया बल्कि जानवरों पर भी अपना कंट्रोल जमाया। और इसी के साथ गंदम और बकरियां तकरीबन 9000 BC में, दालें और चने करीबन 8000 BC में, जैतून लगभग 5000 BC में डोमेस्टिकेट हुआ। इनके अलावा घोड़े 4000 BC में, अंगूरों के बागात 3500 BC में डोमेस्टिकेट हुए। बाद मजीद जानवर जैसे कि चाइना में पिग्स, अरब में ऊंट और सर्द इलाकों में भेड़िए वगैरह डोमेस्टिकेट किए गए। और इसके अलावा पौधों में खुश्क मेवाजात को भी डोमेस्टिकेट किया गया। और यूं ही चंद चीजों से शुरू होने वाली ज़राअत ने इतनी जिद्दत पाई कि पहली सदी ईस्वी तक ज्यादातर लोग दुनिया भर में पेशाए ज़राअत से मुंसलिक हो चुके थे। अब दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल का जन्म होता है कि ऐसा ही क्यों है कि शुरुआत में सिर्फ ये चाइना, मिडल ईस्ट और सेंट्रल अमेरिका में पाई गई और बाद में ये पूरी दुनिया में देखी गई। ऐसा इसलिए है दोस्तों, बाकी इलाके जैसे कि अलास्का, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, वहां पर इंसान बाकी दुनिया की निस्बत बाद में पहुंचे थे। और दूसरी बात यह कि इंसान सिर्फ उन्हीं चीज़ों को डोमेस्टिकेट कर पाए और उन्हीं चीज़ों पर अपना काबू जमा पाए जो उनकी बसात में थे, जैसे कि खौफनाक जानवर और कुछ प्लांट की स्पीशीज़ जिन पर इंसान काबू नहीं कर पाए और जो उनके लिए मुफीद साबित नहीं थी, उन पर इंसानों ने अपना काबू नहीं जमाया। तो ऐसा भी माना जा सकता है कि इन इलाकों में जहाँ पर ज़राअत पहले देखी गई हो, वहां पर एक तो मुनासिब माहौल होगा और दूसरा वहां पर ऐसे प्लांट की जिस पर इंसान इजीली कंट्रोल कर सकते हैं वो काश्त किए जा सकते होंगे। और इसीलिए कुछ माहिरीन का मानना है कि इंसान इन इलाकों में अपना काबू जल्दी नहीं जमा पाए, जिसकी वजह से वहां पर ज़राअत बाद में देखने को मिली। दोस्तों, इस नक्शे में आप वो इलाके देख सकते हैं जहां खुद मुख्तार तरीके से ज़रूरी इनकलाब आया था। ये नक्शा वक्त और जगह का बता रहा है, पर अभी भी इस पर तफसीस जारी है और यह नक्शा कई बार अपडेट हुआ है और इस वक्त आप इसका अपडेटेड वर्जन देख रहे हैं। जैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट मजीद मालूमात मिलेगी वो इस पर भी बदलेंगे। बहरहाल, ये कुछ इलाके जो ओवल की शेप में है और साउथ इंडिया का इलाका आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिस पर वक्त का तयन नहीं किया जा सका, इनके बारे में एक्यूरेट मालूमात मौजूद नहीं, पर माहिरीन का मानना है कि ये वो इलाके हो सकते हैं जहां पर खुद मुख्तार ज़रूरी इनकलाब देखा गया हो। इसके अलावा आप देख सकते हैं मिडल ईस्ट में 9000 BC में, चाइना में लगभग 7000 BC में, इंडोनेशिया और पापा न्यू गिनीस में 6000 BC में, आज के दिन के मैक्सिको में 4500 BC में, फिर आज के दिन के कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और चिली वगैरह के इलाकों में 3500 BC में, अफ्रीका के इलाकों में 3000 BC में और बाद सेंट्रल अमेरिका में 2000 BC में ये रेवोल्यूशन खुद मुख्तार तरीके से देखी गई। दोस्तों, आपने ये बात तो सुन रखी होगी कि ज़रूरत ईजाद की माँ है।
तो जब इंसानों ने ज़राअत में अपने कदम जमाए तो उन्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी जिन्होंने आज इंसानी दुनिया का रुख ही बदल दिया है। दोस्तों, पहले लोगों का तर्ज ज़िंदगी नोमैडिक लाइफस्टाइल हुआ करता था, यानी वो एक ही जगह पर नहीं रहते थे बल्कि उनकी ज़िंदगी मसलसल सफ़र में रहती थी। हालांकि आज के दिन भी लोग हिजरत करते हैं, लेकिन आज के दिन हिजरत तर्ज ज़िंदगी नहीं है। आज के दिन हम परमानेंट सेटलमेंट्स में रहते हैं, यानी शहर और गांव वगैरह में, जबकि ज़राअत से पहले इस चीज़ का कुछ खास कंसेप्ट नहीं था। दोस्तों, ज़राअत ने इस मसलसल हिजरत के सफ़र को एक फिक्स जगह पर कैद करके रख दिया था, क्योंकि जब किसान फसल बोते और उसकी देखभाल करते तो उसके लिए उन्हें अपना ज़्यादातर वक्त वहीं पर गुजारना पड़ता, तो उसके लिए उन्होंने वहीं पर अपने घर भी बनाने शुरू कर दिए। अब ये लोग जो कभी गार और जंगलों वगैरह में रहा करते थे, वो अब एक खुले इलाकों में जहाँ पर फसलें काश्त की जाती थी उनके इर्द घर बनाकर रहने लगे। तो दोस्तों, इस तरह से मसलसल हिजरत से परमानेंट सेटलमेंट की तरफ का रुझान आया। अब ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि किस सर्टेन टाइम पीरियड में ये चेंज देखने को मिला या एग्जैक्टली कब ये चेंज हुआ, क्योंकि जितना आप हिस्ट्री में बैक जाएंगे उतना ही ये कहना मुश्किल होता है कि किस वक्त में कब क्या और कैसे हुआ। मगर 8500 BC तक कई मुस्तकिल गांव क़याम पजीर हो चुके थे, जिनमें से यरोको बहुत ही काबिल जिक्र है। आज के दिन ये एक फ़लस्तीनी शहर है जो कि वेस्ट बैंक के इलाके में बल्कि जॉर्डन वैली में ही मौजूद है। इसके मशरिक में दरियाए जॉर्डन और मगरिब में यरूशलेम वाक़या है। दोस्तों, यराको एक बहुत ही तारीखी जगह है और ऐसा माना जाता है कि ये उन्हीं जगह में से एक जगह है जहां पर सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट्स की गई हों। मगर दोस्तों, ये सेटलमेंट्स इंसानी तारीख में बहुत सारी पेचीदा परेशानियां लेकर आई। अब ये कहना ज़रा मुश्किल है कि ये परेशानियां थी या फिर ये खुशी की बात थी। इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं, क्योंकि ये कहना बहुत ही मुश्किल है। चूंकि दोस्तों, अब इंसान एक मखसूस जगह में मुस्तकिल तौर पर रह रहे थे, तो आबादी में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिला। अब जराको में रहने वाली औरतें हर साल एक नए बच्चे को जन्म दे रही थी, और चूंकि इंसानों के पास मुस्तकिल खुराक का जरिया भी मौजूद था, तो अगर इनका कंपैरिजन उन नोमैडिक लाइफस्टाइल के बच्चों से किया जाए तो इनके जिंदा रहने के चांसेस उनसे काफ़ी ज़्यादा थे, क्योंकि इनके पास मुस्तकिल खुराक मौजूद थी। इसकी वजह से आबादी में बहुत तेज़ी से इजाफा देखने को मिला। कुछ सदियों तक तो ये अमल बहुत अच्छा समझा जाने लगा, क्योंकि काम में हाथ बटाने वाले हाथ और बढ़ रहे थे। लेकिन करीबन 1000 साल बाद चीज़ें बदल चुकी थी, क्योंकि अब साथ हाथ बटाने वालों की बजाय खाने वाले मुंह ज़्यादा हो चुके थे। इसकी वजह से बहुत सारी पेचीदगियाँ उभर कर सामने आई। यानी यूं कहिए कि 8500 BC में रहने वाले जराको के लोगों के पास 9500 BC के लोगों की निस्बत कम खुराक थी। तो दोस्तों, आप इससे देख रहे हैं कि आबादी का एक कंट्रोल वे से चलना किसी भी माशरे को या किसी भी कंट्री के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। पर यहीं पर एक मिसकंसेप्ट पैदा होता है कि लोग समझते हैं कि कम आबादी ही हर मसले का हल होता है, और कम आबादी होगी तो कम मसले होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ज़्यादा आबादी मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट मसला है। बहरहाल, हम अपने मौजू की तरफ वापस बढ़ते हैं। अब जराको के बाद बात करते हैं एक अगले शहर के बारे में, जो कि है गोबेक्ली तेपे। दोस्तों, तुर्की के शहर गोबेक्ली तेपे के बारे में माना जाता है कि इसका काफ़ी हद तक इब्तदाई ज़री ज़माने से ताल्लुक है, यानी इस ज़माने से जब इंसानों ने नई नई परमानेंट सेटलमेंट शुरू की और ज़राअत में अपने कदम रखे। एक अंदाजे के मुताबिक ये 9500 BC से भी पुराना है। इस जगह के बारे में माहिरीन की राय है कि ये वो जगह है जहाँ पर शायद मजहबी या ऐसी किसी रसूमात के लिए लोग जमा हुआ करते थे। मगर हैरानकुन बात यह है कि इसके करीबन 30 किलोमीटर दूर ही गंदम की फसलें पाई जाती थी। तो ऐसा माना जाता है कि इसका काफी हद तक उस एतवार में होने वाली सरगर्मियों से ताल्लुक था। मगर दोस्तों, अगर आप इसके बारे में सोचे तो क्या ऐसा नहीं लगता कि इंसानों ने पौधों और जानवरों को डोमेस्टिकेट नहीं किया, बल्कि उन्होंने हमें ही डोमेस्टिकेट कर लिया हो? दोस्तों, जरा यहीं से सोचिए कि गंदम एक जंगली पौधा हुआ करता था और किसी को भी इसकी परवाह ना थी, लेकिन ज़राअत का फन हाथ आते ही इंसानों ने इसकी काश्त शुरू कर दी। हालांकि शुरुआत में यह सिर्फ मिडिल ईस्ट में ही थी, लेकिन आज दुनिया भर में गंदम मौजूद है। आज दुनिया भर में जो गंदम की काश्त की जाती है वो 2.25 मिलियन मरबा किलोमीटर के रकबे को घेरती है, जो कि आज के दिन के सो कॉल्ड द ग्रेट ब्रिटेन के साइज से कंपैरिजन करें तो उससे 10 गुना ज्यादा रकबा घेरे हुए है। यानी वो चीज जो कभी सिर्फ एक मखसूस एरिया में हुआ करती थी, आज आप उसके हायरार्की पूरी दुनिया में देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज बरतानिया से भी ज्यादा रकबा घेरने वाली इस फसल में आखिर ऐसा क्या था
कि जो इंसान इसकी तरफ रागिब हुए। इसके बारे में माहिरीन का मानना है कि शायद उसमें तो कुछ खास नहीं था, लेकिन इंसानों की ज्यादा देर जिंदा रहने की ख्वाहिश और अपनी नस्ल को आगे बढ़ता देखने की चाहत जो थी, उसने इंसान को इसकी तरफ रागिब किया। ज़राअत से पहले लोग शिकारी हुआ करते थे और इसमें कोई शक नहीं कि जो खुराक वो हासिल करते थे उसमें ज्यादा गजाइत हुआ करती थी तो वो गजाइत से भरपूर, मगर उसकी मिकदार में किल्लत थी, तो उनको कई बार कहर का सामना करना पड़ता। इसके अलावा वो कुदरती तौर पर उगने वाले फल पौधे भी खाया करते थे, यानी उनकी जिंदगी कुदरती तौर पर उगने वाले फल पौधों और दूसरे जानवरों पर मुनहसर थी, जबकि ज़राअत के अमल से उनको एक मुसलसल खुराक का सिलसिला मिल गया। अब इस एवोल्यूशन की सबसे बड़ी कामयाबी यही थी कि इंसान को एक मुसलसल खुराक का सिलसिला मिल गया, तो जिसकी वजह से एक और चीज सामने आई कि अब इंसान ज्यादा से ज्यादा इंसान पैदा कर रहे थे, तो वो जो इंसान की वो जो चाहत थी कि अपनी नस्ल को आगे बढ़ता देखने की, वो पूरी हो रही थी। बल्कि यही नहीं दोस्तों, जो जानवर इंसान पाल रहे थे उनकी तादाद में भी मुसलसल इजाफा देखने को मिला। बहरहाल चले आप ये देखिए, ये मिस्र जिसे इजिप्ट भी बोलते हैं, वहां के 2 बैलों को काश्त के लिए इस्तेमाल करते हुए दिखा रही है। मगर क्या ये किसान जिसकी जिंदगी लगभग इन बैलों जैसी ही हो चुकी है, क्या वो खुश है? और इन बैलों का क्या ये भी खुश है? शायद ऐसा नहीं है दोस्तों, मगर हाँ, ये गंदम की फसल जरूर खुश है, जिसके लिए ये तीनों मेहनत कर रहे हैं। इसके अलावा ये किसान दिन रात वहीं रहता, फसलों की रखवाली करता, इसको पानी देता और इसको बीमारियों से बचाने के लिए मुख्तलिफ तरकीब पर अमल करता था। क्या दोस्तों वाकई ऐसा लग रहा है कि इंसानों ने गंदम को डोमेस्टिकेट किया था, या फिर गंदम ने इंसानों को डोमेस्टिकेट किया हुआ है? और इसके अलावा कोई बच्चा जो बिस्तरे मर्ग पर पड़ा हुआ है कम गजाइत वाला खाना खाने की वजह से, तो क्या आपको लगता है कि वो ये सोच रहा होगा कि आज से कुछ सदियों बाद जब 21वीं सदी होगी तो लोग बहुत एडवांस हो चुके होंगे और ये काफी हद तक उनकी मदद करेगा? या फिर किसान या बैल ने सोचा होगा कि ये अमल इंसानों की बहुत सारी जरूरियात को पूरा करेगा? जवाब है बिल्कुल नहीं दोस्तों। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचते थे। अगर आप इनका कंपैरिजन इनके इंसेस्टर जो फॉरेजर्स हैं उनसे करें, तो उनकी निस्बत ये ज्यादा ही मुस्तकबिल के बारे में सोचते थे, क्योंकि फॉरेजर्स की जिंदगी हैंड टू माउथ हुआ करती थी, यानी उनके पास ना तो ज्यादा देर रहने के रिसोर्सेज थे और ना ही वो ज्यादा देर की सोच रखते थे। क्योंकि ज़राअत के अमल से एक तरह से स्टेबिलिटी देखने को मिली, तो लोग थोड़ा सा ज्यादा सोचने लगे। अब ऐसा बिल्कुल नहीं कि 21वीं सदी तक सोचने लगे। मेरे कहने का मतलब है आने वाले सीजन में, यानी अगर कोई जवान है तो अपने बुढ़ापे का या फिर अपने बच्चों के बारे में, उनके मुस्तकबिल के बारे में, तो ये सारी चीजें भी इसी अदवार में डेवलप हुई। दोस्तों ज़राअत के इब्तदाई लम्हात बहुत ही सबक आमोज थे। इसमें इंसानों ने बहुत सारी चीजें सीखी, जैसे कि कौन से पौधे खाने वाले हैं और कौन से पौधे नुकसानदेह हैं, और किस पौधे की काश्त किस तरह से की जाती है और किस मौसम में की जानी चाहिए। यहाँ तक कि कुछ जमानों बाद इंसान गोबर का इस्तेमाल करने लगे फसलों की हिफाजत के लिए। इसके अलावा पानी की आसान रसाई के लिए नहरी निजाम तक कायम किए गए। आज जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की वजह से शायद ज़राअत उतना मुश्किल पेशा नहीं रही जो कि कभी इतिहास में हुआ करती थी, क्योंकि इतिहास में ये बहुत ही मेहनत और इज्जत का काम समझा जाता था। तो अब दोस्तों बात करते हैं एक और बहुत ही ज़रूरी इजाद की, जो कि इसी एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के दरमियान हुई थी, वो है ज़बान। दोस्तों माहिरीन का मानना है कि ज़राअत ही वो वजह है जिसकी वजह से इंसानों को ज़बान की ज़रूरत पड़ी, और ख़ास तौर पर तब जब इंसान अपनी ज़रूरत से ज़्यादा उगाने लगे। तब दूसरों को इनाज बेचने के लिए और लीगल सिस्टम की तरगीब के लिए जुबान एक बुनियादी जरूरत बन चुकी थी। चलिए अब इस बात को थोड़ा यूं समझते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 लोग हैं, एक है प्रॉपर्टी ओनर और एक है किसान जो कि प्रॉपर्टी रेंट पर ले रहा है। अब इन दोनों के दरमियान मुआहिदा होता है और ये किसान इस प्रॉपर्टी ओनर से जगह किराए पर ले रहा है कुछ सालों के लिए, जहां पर वो काश्तकारी करेगा और बाद मुआहदे के खत्म होने पर उसको उसकी जमीन लौटा देगा। मान लीजिए कि अब 20 साल गुजर चुके हैं इस मुआहदे को। अब प्रॉपर्टी ओनर का कहना है कि मेरा जो मुआहिदा इसके साथ हुआ था वो सिर्फ 20 सालों का था, जबकि किसान का कहना है कि ये मुआहिदा 30 सालों का था। तो अब इसी मसले के हल के लिए दोनों अपने इलाके के सिटी कौंसल में जाएंगे, जहां पर उन्होंने जो मुआहिदा किया था उसकी एक कॉपी वहां पर रजिस्टर्ड होगी, जिसके लिए सिटी हॉल में शेल्फ बने होंगे जिसमें उन्होंने वो मुआहिदा रखा होगा। और फिर उस सिटी हॉल की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए कि कहीं बारिश में लीकेज की वजह से कुछ
खराब ना हो जाए तो उसकी कॉपी भी करके रखना पड़ती। और जाहिर है जो मुआहिदा हो रहा है उसको लिखने के लिए, इन लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए ज़ुबान और लीगल फ्रेमवर्क दोनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना ये मसला कभी हल नहीं हो पाएगा। तो यूं दोस्तों देखिए कि ज़राअत के साथ साथ कैसे लीगल फ्रेमवर्क और ज़बान की ज़रूरत भी पैदा हुई थी। और उसी सिटी हॉल में मौजूद एक आदमी जो कि एज अ अकाउंटेंट काम कर रहा होगा। तो यूं देखिए कि ज़राअत के शोबे ने कैसे कई नए शोबों को जन्म दिया है। चूंकि आज के दिन हम जब अकाउंटेंट्स वगैरह के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में एक अलग ही इमेज होता है, हालांकि इतिहास में माहिरीन के मुताबिक चीज़ें कुछ इस तरह से हुई थी। तो यूं ही दोस्तों ये जो सिलसिला डोमेस्टिकेशन का शुरू हुआ था 10,000 बरस से, तो वो आज से करीबन 3500 बरस पहले वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, या यूं कहें कि तकरीबन ख़त्म ही हो जाता है। क्योंकि आज इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद 90% से ज़ायद कैलोरीज जो हमारी बॉडी हासिल कर रही है वो उन्हीं चीज़ों में से आ रही है जो हमारे अबू-अजदाद ने 3500 BC से पहले पहले डोमेस्टिकेट किए थे, जिनमें गंदम, चावल, मकई, बाजरा वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। जबकि पिछले 2000 सालों से कोई भी नई मुफीद चीज़ डोमेस्टिकेट नहीं की जा सकी। और माहिरीन का मानना है कि ज़री इनकलाब का ये सिलसिला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी सनती इनकलाब से पहले ही ख़त्म हो चुका था। बाद लोगों का रुझान ज़राअत से निकलकर सनतकारी की तरफ चला गया। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है, ये कब, कैसे और कहां से शुरू हुई, इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो करूंगा बाद में। बहरहाल अभी हम वापस रहते हैं अपने ज़री इनकलाब के टॉपिक पर। दरअसल दोस्तों इस इनकलाब के कई फेजेस और लेयर हैं और इसी ने आज के दिन का ये जो ह्यूमन सोसाइटी का स्ट्रक्चर है और जो हमारी जिंदगी की बुनियादी चीजें हैं उनको तरतीब दिया है। यानी इंसानी जिंदगी का सांचा ज़री इनकलाब के दरमियान ही तश्कील पाया है। दोस्तों जब बात पूरी दुनिया की हो रही हो तो हम अपने साउथ एशियन रीजन को कैसे भूल सकते हैं, और साउथ एशियन रीजन में भी खास तौर पर इंडिया के बारे में माहिरीन का मानना है कि ये उन्हीं जगहों में से एक जगह है जहां पर खुद मुख्तार तरीके से रेवोल्यूशन देखी गई हो। दोस्तों चंद माहिरीन के मुताबिक 9000 BC से ही यहाँ पर पौधों और जानवरों की डोमेस्टिकेशन का सिलसिला शुरू हो चुका था। फिर 2600 से 1900 BC तक यहाँ इंडियन वैली में गंदम और जौ की फसलें भी पाई जाती थी। बादशाह यहाँ पर मौजूद नहरी निज़ाम इस बात की गवाही है कि ज़राअत के पेशे में यहाँ के लोगों का काफ़ी अमल और दखल रहा है। और अभी भी दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान ज़रखेज़ ज़मीन और ज़रई रिसोर्सेज रखने वाले मुल्क हैं। अब इस इलाके के बारे में बात कर ही रहे हैं तो यहाँ के लोगों का धर्म या मज़हब पर बहुत ही ज़्यादा यकीन है। तो चलिए मजहबी पहलू से इस एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। दोस्तों भारत की 80% से ज़्यादा आबादी का ताल्लुक हिंदू धर्म से है और हिंदू धर्म में काश्तकारी और ज़राअत का इतिहास में भी बहुत अहम किरदार रहा है और अभी भी बहुत अहम किरदार है। तसलसल का बुनियादी कायनाती नज़रिया जैसे कि वेदास में बताया गया है कि डिवाइन को 5 बुनियादी अनासर पंच महाभूता से जोड़ता है, जो कि है भूमि यानी ज़मीन, जल यानी पानी, अग्नि यानी आग, वायु यानी हवा और शून्य यानी जीरो या फिर स्पेस। तो ये 5 अनासर भूमि, जल, अग्नि, वायु और शून्य, ये तमाम अनासर पौधों से मुंसलिक है और पौधे खुराक से और खुराक जिंदगी से मुंसलिक है। इसके अलावा हिंदू धर्म में वैश्यस जो कि तीसरी सोशल क्लास है वो ज़राअत और कारोबार से मुंसलिक लोगों की अक्कासी करती है। अब हिंदू धर्म के बाद यहाँ का दूसरा बड़ा मजहब इस्लाम है और इसके अलावा आप ये बात तो जानते ही होंगे कि इस्लाम दुनिया भर में दूसरा बड़ा मजहब कंसीडर किया जाता है। इसी तरह ईसाईयत का नंबर पहले पर है। क्योंकि ये दोनों मजहब इब्राहिमिक मजहब कंसीडर किए जाते हैं तो इन दोनों में एक ही तरह की बात पाई गई है। जैसे कि मैंने कहा कि दोनों में लगभग एक ही बात की गई है और ये बात है आदम और ईव की स्टोरी की, यानी आदम और हवा की स्टोरी की। तो नामों का ज़रा डिफरेंस है, ईसाईयत में आदम जबकि इस्लाम में आदम और ईव को हवा बुलाया जाता है। और दोनों मज़ाहिब में ये बात एक कोर बातों में से एक है। दोस्तों किस्सा कुछ इस तरह है कि आदम और हवा दोनों ही खुशी खुशी जन्नत में रहा करते थे। इनको लगभग हर चीज खाने की इजाजत थी, लेकिन इनको एक खास किस्म की चीज खाने से मना किया गया है। अब ईसाईयत के मुताबिक वो चीज सेब है और जबकि इस्लाम के मुताबिक वो चीज गंदम है।
तो होता कुछ इस तरह है दोस्तों कि एक दिन शैतान के झांसे में आकर ये लोग वो फल या फिर वो गंदम खा लेते हैं, जिसकी वजह से खुदा उनको सजा के तौर पर जमीन पर भेज देते हैं। पर यहाँ पर जो गौरतलब बात है वो इस स्टोरी से भी ज्यादा ये है कि जिस वक्त के बारे में ये बात बताई जाती है वो माहिरीन के मुताबिक और इस्लामिक या ईसाई स्कॉलर्स के मुताबिक वो तकरीबन 10,000 BC है। और जो वक्त बताया जाता है कि जब ज़रात शुरू हुई वो भी 10,000 ही है। और हैरान कुन बात यह है कि दोस्तों जिस वक्त का ये किस्सा बताया जाता है ये वही वक्त है माहिरीन के मुताबिक जो ज़री इनकलाब के आगाज का वक्त था। यहाँ पर आपको मजहबी एतबार से भी इस इनकलाब के शुरुआत की कनेक्शन मिल जाएगा। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। शुक्रिया।